बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर दिन भर देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता कौसर जहां ने होली पर्व के अगले दिन यानी कि 15 मार्च को अपने आवास पर इफ्तियार पार्टी रखी। इस आयोजन में सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई राजनीतिक हस्तियां और आम लोग शामिल हुए। इसको लेकर कौसर जहां ने खुशी जाहिर की और कहा, हमारा देश प्रेम के खूबसूरत धागे से बंधा हुआ है। कौसर जहां ने ये इफ्तियार पार्टी आयोजित की थी। भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना है। बहुत धन्यवाद। होली से लेकर ईद तक ऐसा त्योहारों का मौसम आता है कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है कि किस तरह से भारत की संस्कृति है। और यही भारत की खूबसूरती है कि हर त्योहार को सभी लोग मिलजुल कर बहुत स्नेह से मनाते हैं। और होली में हमें गुजिया ध्यान आती है, तो ईद पे हमें ध्यान है कि अपने दोस्तों के यहाँ पर जाते थे और हम वहाँ पर सेवियाँ खाकर आते थे। तो ये भारत में जो त्योहारों का अपने आप में संगम है, ये बहुत बड़ी दुनिया को सीखने वाली बात है कि हर त्योहार में लोग मिलकर मनाते हैं और हर त्योहार मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। और ईद आने वाली है, होली हमने मनाई है। मैं सभी भारतवासियों को इन त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इफ्तार की दावत है, हम उसमें आए हैं और इफ्तार की दावत होती रहती है। ये त्यौहार तो साथ चलते रहते हैं, कभी कोई विवाद है ही नहीं। कुछ लोग विवाद करते हैं। देखिए, पूरे यूपी और संभल में सब कुछ संभल गया, लेकिन झारखंड में नहीं संभला। तो सरकार की नीयत थी कि सब त्यौहार अच्छे से मनाए जाएं, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे से खुशी बांटते हैं। इसमें कभी विवाद नहीं रहा है, लेकिन विवाद विपक्ष के लोगों ने बयानबाजी से किया है। अवसर है कि हम कौसर जहान जो हमारी हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है और मुझे भी आने का मौका मिला है इस खुशी के मौके पर। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सब लोगों का मिलना है इस जगह पर, ये इस बात का एक सीधा एक वो है कि कितने सौहार्द से दिल्ली के अंदर ये सरकार काम करने वाली है। और आप सबको भी इफ्तार के इस मौके पे मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो और आयोजनों के बाद यदि होली जैसा त्यौहार हो, उसके बाद रोजा इफ्तार कर रहा हो, रमजान का महीना हो, वास्तव में ऐसे आपस में इस प्रकार के कार्यों में निश्चित रूप से भाईचारा और सद्भावनाएं बढ़ती हैं, ऐसा मैं मानता हूं। निश्चित रूप से 11 साल दो सत्ता में रहा हो, सत्ता का मोह अभी भी उन्हें भंग नहीं हो पा रहा है, वो लगता है वो सत्ता में है। इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी जब 1 महीना सरकार का गठन का हुआ है और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमारा संकल्प है, वो 100% पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी करके। इधर जूना अखाड़े के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे महंत मोहन भारती ने कहा है कि सनातन का प्रचार हो, प्रसार हो, यही कोशिश करूंगा। मोहन भारती ने इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर कहा कि विपक्ष कुंभ मेले में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो आंकड़े थे वही बताए गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा, विपक्ष का काम है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो गया है। विपक्ष का काम है कुछ नुक्ताचीनी करना। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर ने महंत मोहन भारती से बातचीत की। जूना अखाड़े के अध्यक्ष बनने के बाद मोहन भारती जी आज रामपुर पहली बार पहुंचे हैं और माता बालसुंदरी मंदिर में माता के जो दर्शन किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन भारती जी हैं। भारती जी, आप जूना अखाड़े के अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? पहले तो जूना अखाड़े के वरिष्ठ गुरुमूर्तियों ने मेरे को जो दायित्व सौंपा है, उसको निभाने की हमेशा कोशिश करूंगा और सनातन का विकास हो, प्रचार हो, प्रसार हो, मंदिरों की रक्षा हो, यही लक्ष्य रहेगा। सरकार के लिए जो कुंभ मेला लगा था, वो बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती था। ऐसे में वो कुंभ भी समापन हो चुका है, लेकिन जो दुर्घटना कुंभ में हुई, उसका अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो आप किस नजर से देखते हैं? ऐसा कुछ है नहीं, जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक रूप से जाहिर हो चुके हैं और विपक्ष
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। कुंभ एक सफल आयोजन संपन्न हुआ है, लेकिन विपक्ष का काम है कि हर काम में कुछ नुक्ताचीनी करना, वही अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। और सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार संपन्न हुआ सकुशल योगी जी के नेतृत्व में और प्रशासनिक अधिकारियों और साधुओं के अखाड़ों के सहयोग से एक दिव्य कुंभ महाकुंभ संपन्न हुआ है, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं। मोहन भारती जी, मेरा अंतिम सवाल, संबल होली का जो दिन था वो जुम्मे के दिन पड़ा। संबल सीओ अनुज चौधरी का जो बयान था उससे पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी, लेकिन ऐसे में वो संबल का एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज भी अदा कराई और होली का पर्व भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दिया है। तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। और सीओ अनुज चौधरी का जहाँ तक सवाल है कि वो पहले पहलवान रहे, कुछ बोली भाषा खराब हो सकती है, बाकी उनका जो मूल उद्देश्य था वो ठीक था, उसका हम हमेशा समर्थन करते, हमेशा सनातन के और सभी धर्मों को समन्वय लेके चलने की कोशिश करते। कुछ बोली भाषा कभी कभी खराब हो जाती है, बस वही बात था, जो उद्देश्य था उनका ठीक था, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, जूना अखाड़े के अध्यक्ष बने हैं आप, अब सबसे पहली क्या प्रायोरिटी रहेगी? जो जूना अखाड़ा विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा है, सनातन की सबसे बड़ी संस्था है, तो पूरे देश में, नेपाल में जहाँ जहाँ भी जूना अखाड़े की शाखाएं और सनातन के जहाँ मंदिर है, जहाँ कोई रोक हो रही है, अवरोध हो रहा है, उसको सब ठीक करना है और सनातन का प्रचार प्रसार बढ़िया हो, इसी दिशा में अग्रसर है। सनातनियों को क्या मैसेज देंगे? अंतिम सवाल मेरा। जीवन में शुचिता और नैतिकता दोनों का पालन करे, माता पिता की इज्जत करे, सम्मान दे, और जो पुराना पारिवारिक रहते थे हम इकट्ठे, उसी प्रकार से संयुक्त परिवार में वापस रहने की कोशिश करे। जो सनातन समाज टूट रहा है वो टूटेगा नहीं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जूना अखाड़े के अध्यक्ष मोहन भारती जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सनातनियों को अपने माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि जूना अखाड़े के अध्यक्ष बनने के बाद आज मोहन भारती जी पहली बार रामपुर पहुंचे हैं और सनातनियों ने इनका जोरदार स्वागत किया है। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर। इधर शक्ति वंदन महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और साथ ही अहिल्याबाई होलकर का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना संबोधन भी किया। क्या कुछ कहा है, सुने जरा। उन्होंने हमेशा इस देश को और माता बहनों के उत्थान के लिए शिक्षा से लेकर के और देश की मजबूती के लिए काम किया है। अहिल्याबाई जी ने महेश्वर साड़ी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और संस्कृति की संरक्षिका थीं। देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को मैं नमन करता हूं। राजस्थान की मीराबाई, पन्ना धाय, मां अमृता देवी का भी मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है और आपने देखा है कि हमारी सनातन संस्कृति है 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे चाहे तीर्थ स्थान हो या हमारे आस्था के केंद्र हो, उन पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है। हमने भी राजस्थान के अंदर उन तीर्थों को आगे बढ़ाने की घोषणा की है और हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी तीज त्योहार आता है उस पर मंदिरों की साल संभाल हो, आरती हो, पूजा हो, उन पर रोशनी हो, साफ सफाई हो, ये भी काम हमने किया है। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से राजस्थान दिवस को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। निश्चित रूप से आप सभी का जो योगदान है, आने वाली पीढ़ी उसको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान सरकार की योजनाएं हों या हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं तक हमारी उन माता बहनों के लिए पहुंचना आवश्यक है जहां वो योजना के हकदार हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारी उन सभी योजनाओं को उन माता बहनों तक पहुंचाएं, हमारी उन छोटी बेटियों तक पहुंचाएं, हमारी विकलांग माता बहनें उन तक पहुंचाएं, क्योंकि केंद्र की और राज्य की बहुत सारी योजनाएं सशक्त करने की। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब राजीविका की बहनें हमारी लखपति दीदी बनती हैं और वो एक एक प्रोडक्ट बनाती हैं। और अब की बार आपने देखा होगा राजीविका के प्रोडक्ट जितने बने हुए हैं, हमने गुलाल
भी हमारी सरकार ने खरीदी है और इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको सरकार खरीद रही है, जिससे कि उनका ठीक प्रकार से बाजार मिल सके और उनको खरीद से हुए वो सशक्त बन सके। आगे भी हमारी सरकार महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुणे में हमारी सांसद जी को, महापौर जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी के दर्शन कराने का लाभ दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नारी शक्ति। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चले ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चंपावत में श्री पुर्णागिरी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। पुनः मुझे आस्था और अध्यात्म से ओतप्रोत इस पवित्र भूमि पर आयोजित होने वाले इस 90 दिन से अधिक 100 दिन के आसपास इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां पुर्णागिरी जी के चरणों में शीश नवाते हुए ये कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद यहां पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे जनपद को, हमारे पूरे प्रदेश को सदैव मिलता रहे। मां की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। भाई बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। हर एक स्थान पर आप जिधर चले जाइए, एक न एक नया आपको देव स्थान मिलेगा। अगर मैं चंपावत जनपद की बात करूं तो कितने सारे देव स्थान हैं। यहाँ गोलजू का स्थान है, यहाँ माँ बाराही का स्थान है, बयानपुरा बाबा का स्थान है, रणकुची मैया का स्थान है, अनेक स्थान, भैरव बाबा का स्थान है, गोरखनाथ जी का स्थान है। इतने देव स्थान कहीं और नहीं, हमारे चंपावत में और पूरे उत्तराखंड में आप जिधर जाएंगे आपको एक नया देव स्थान दिखाई देगा। मैं देश भर में जहां भी जाता हूं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहां हम दर्शन करने जा सकते हैं, हम फिल्म शूटिंग करने जा सकते हैं, हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाएगा। 10, 20, 30 स्थानों की बात नहीं है कि प्रमुख 10, 20 स्थानों के लोग नाम लेते हैं। मां पुर्णागिरी का नाम तो खैर अभी किशन पांडे जी बता रहे थे 1620 से जो है यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। उत्तर भारत में भी, पूरे भारत में तो हर एक मीटिंग में जो भी मीटिंग होती है, मेलों से संबंधित, धार्मिक स्थलों से संबंधित, 4 धाम यात्रा से संबंधित, मानसखंड यात्रा से संबंधित, तो मैं सर्वप्रथम मां पुर्णागिरी का उल्लेख करता हूं कि एक स्थान ऐसा है जहां श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड के अंदर कुंभ का अवसर छोड़ दे या कांवड़ यात्रा को अगर छोड़ दे तो किसी भी एक धाम में आने वाले सर्वाधिक तीर्थयात्री, सर्वाधिक श्रद्धालु कहीं होते हैं तो मां पुर्णागिरी के धाम में। और ये मेला ऐसे समय में होता है जब मैदानी क्षेत्रों में मौसम में जो है तपिश आ जाती है, सुस्तता कम हो जाती है, सर्दियां कम हो जाती हैं, फसल पकने लगती है। और क्या संजोग है, देखिए आजकल 2-3 दिनों से हम लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर होली का त्योहार मना रहे हैं। वहीं कल ही हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हमने फूलदेई मनाया है। और ऐसे समय में मैं देख रहा था, आज मैं प्रातःकाल खटीमा में था तो
सुबह मैं छत में गया था नामधारी, तो मैं देख रहा था 1 महीने के अंदर गेहूं की फसल भी हमारी पकने वाली है। तो सच में नया वर्ष भी आने वाला है, वर्ष प्रतिपदा भी आने वाली है। ऐसे समय में मेला प्रारंभ होता है हमारा। यहाँ के जो हमारे वन है, उपवन है, विभिन्न रूपों में खिलकर वातावरण को फूलों से ऐसे महकाते हुए एक तरह से तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, मां के द्वार आने वालों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सही मायनों में कहा जाए तो यहाँ प्रकृति तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में है। आइए, मां के दर्शन भी करिए और सुंदर इस वन उपवन का भी, इसका भी आनंद लीजिए। और ये मेला हमारा प्रतिवर्ष एक, मैं कहूं को एक मिनी कुंभ के रूप में भी आयोजित होता है। और मेरा प्रयास है, मैं पहले दिन से कह रहा था, अभी मैं देख रहा था बिजली की लाइटें लगी है, हर साल लगती है, हर साल 3 महीने बाद इसको उखाड़ दिया जाता है। अभी गाड़ी में भी बात करते हुए आ रहा था, जब ये मेला हमारा पूरे साल भर चलेगा तो ये इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये जो भी स्ट्रक्चर है, अभी गोविंद साहब ने कहा कि अनेक यहाँ पर पुल बन रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, ये हमारा पहले दिन से संकल्प है। और 1620 में जब मैया ने यहाँ पर तिवारी जी के पूर्वजों ने इसकी स्थापना करी थी, तो ये उसी समय मैया ने तय किया होगा कि 21वीं सदी में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, वहां बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हर दृष्टि से अब खबर लखनऊ से, जहां अधिवक्ताओं की थाने में पिटाई का मामला सामने आया। इस मामले में इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप हैं। आरोप के तहत कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं ने पिटाई का आरोप लगाया है और प्रदर्शन किया। अभी हम लोग घर पे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता सौरभ वर्मा और राहुल पांडे, इनके साथ पुलिस ने विभूतिगढ़ थाने में बहुत ही बहादुरतापूर्वक पिटाई की। इनकी बंद करके थाने में, जो कि अपने अधिवक्ता साथी भी पहले में थाने आए हुए थे, उसी संबंध में हम लोग थाने आए हुए हैं। सारे पुलिस वालों ने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में अधिवक्ताओं को लाकर के बंद करके मारा गया। निर्दोष अधिवक्ताओं को मांग लेके आए हैं। मेरा नाम अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा है। मैं आज होली के त्योहार पे होली मना के घर पर था। मेरे एक अधिवक्ता भाई का फोन आया मेरे पास, जिसका नाम अमित गुप्ता है। उसने कहा एक अधिवक्ता का मामला हो गया है, शुभम पाल, उसको पुलिस वालों ने, वो तहरीर देने आया था, उसको पुलिस वालों ने बैठा दिया है। तो जैसा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मुझे एक अधिवक्ता का फोन आया, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपने घर से अपने 2-3 अधिवक्ता साथी के साथ मैं घर से निकला यहाँ विभूतिगढ़ थाने के लिए। विभूतिगढ़ जब मैं आया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंदर दारू चल रही है और कम से कम 50, 60, 70, 100 की तादाद में पुलिस वाले, जो आधे ड्रेस में थे, आधे बिना ड्रेस में थे, नशे में थे, वो आए। मैंने अपना परिचय दिया, भैया मैं ये फला सौरभ कुमार वर्मा, मैं अधिवक्ता हूँ और इस तरीके के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा तुम अधिवक्ता हो तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, उन्होंने मेरे साथ अपशब्द प्रयोग किए। ये मेरा भाई राहुल पांडे भी मेरे साथ था, इसके साथ भी अपशब्द प्रयोग किया, मारपीट करी और मेरे गले में चेन थी, चेन छिना दी। खबर मुरादाबाद से है, जहां हजारी में होली खेलकर नहाने जा रहे युवक को गोली मार दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल युवक को 4 दोस्त घर बुलाकर होली खेलने के लिए गए, जिसके बाद किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद युवक को गोली मार दी गई, जिसपे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बचाने के लिए एक युवक आया, उसके सर में पिस्टल की बट मार दी गई, जिससे उसको घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर बाकी युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला थाना कटघर का है। वहाँ पे एक मोहल्ला है वीर शाह हजारी,
वहाँ पे कल एक अभिषेक नाम के व्यक्ति ने 2 व्यक्ति जो होली खेलने जा रहे थे उनको रोक करके उनके साथ होली खेलने का आग्रह किया, लेकिन जो लोग जा रहे थे उन्होंने मना किया और मना करने पे अभिषेक ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 व्यक्तियों में जो एक अक्षय थे उनको पैर में गोली लग गई और बाकी जो दूसरा व्यक्ति उनके साथ था संजय, उसके सर में इसने बट से प्रहार किया। सूचना पर तत्काल हमारी फोर्स मौके पर पहुंची और हम लोगों ने घायलों को अक्षय जी क्या हुआ आपके साथ में? भैया मैं घर का लेने गया था, मुझे नहीं पता इसके बीच में क्या वजह थी। एक लड़का आया अभिषेक सिंह के नाम के, उनने फायर कर दिया मेरे पैर में लग गया। किस बात पे फायर करा आपने? मुझे ये बात कुछ नहीं पता। कहाँ रहते आप? कटगढ़ ब्रिज है। उसके लाइसेंस बंदों से मुझे नहीं पता भैया क्या था, उसके बाद मेरे तो पैर में लग गई, मुझे तब पता लगा। कोई विवाद चल रहा आपका? नहीं, मेरा कोई विवाद बात। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आपका पड़ोसी है वो? हाँ, घर के पास में रहता, थोड़ा आगे। कहाँ लगी पैर पे आपको गोली? पैर पे गोली लगी। कौन सी पैर में? ये भैया राइट पैर है, सीधे पैर में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी अजीबोगरीब हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। होली के दौरान उन्होंने फिर से कुछ इस तरह की हरकत की। तेज प्रताप यादव ने बिहार पुलिस के एक जवान से ठुमके लगवाए हैं। मजबूरी में तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने वर्दी में ही ठुमके लगाए। तेज प्रताप यादव ने उसे धमकी देते हुए कहा कि ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड कर देंगे। तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी को कहा कि भाई ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। खबर कुशीनगर से है, जहां 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने है। दरअसल एक युवक ने बच्ची को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। दरअसल आरोपी बच्ची को दुकान पर मिठाई खिलाने के बहाने ले गया था, जिसके बाद बच्ची को खेत में ले गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। आज दिनांक 15 मार्च 2025 को थाना कुबेर स्थान पर एक आवेदिका निवासी थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दिनांक 14 मार्च 2025 को समय लगभग शाम को 6:30 बजे मिठाई का लालच देकर गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर बदायूं से, जहां 2 समुदाय के लोगों में मारपीट हो गई, जिसमें वाल्मीकि समाज के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल 4 लोग दातागंज नगर पालिका में सफाई कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि बदायूं से ये खबर है। बदायूं में जहां 2 समुदाय के लोगों के बीच मारपीट हुई, जिसमें वाल्मीकि समाज के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 लोग दातागंज नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के बताए जा रहे हैं। वहाँ गए थे पलिया होली में, वहाँ आ रहे थे, वहाँ बोला ये मोड़ में वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, 2 लोग पहले निकल रहे थे। उनको बोले कि इनका ये भी खत्म ही नहीं हुआ, बहुत एंड के मोहम्मद लोग थे, बहुत बुरी तरीके से बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने रोक के पूछा तुम्हें मतलब कोई भी बात है, तो उन्होंने फिर हाथापाई चालू कर दी। बाइक रोक ली थी हमारी और हाथापाई चालू कर दी थी। तो जब तक मैं उतरता तब तक उन्होंने मेरे डंडे सर पे मारा बहुत तेज से, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद कई लोग मुझे मारते रहे और बाकी भी 4-5 लोग मेरे साथ और थे, उनको भी बहुत बुरी तरीके से 4-5 लोग थे, 2 बाइकों पे। उनके पहले मैं ही आगे था, मुझसे रोका था उन्होंने मुझे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।